हेलो। ओके, चलिए भाई शुरुआत करेंगे। अपन ने nth ऑर्डर रिएक्शन चालू कर दिया था, है ना। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। nth ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या लिखा लास्ट में? ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ तक अपन ने फिनिश कर दिया। तो मैं फटाफट से वहां तक का पोर्शन रिकैप करता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो रिएक्शन अपन ने वही कंसीडर की थी। ए गैसियस स्टेट से बनता है बी, N1 मोल्स ऑफ ए गैसियस स्टेट से बनते हैं N2 मोल्स ऑफ बी गैसियस स्टेट। रेट कांस्टेंट के है, इनिशियल अमाउंट ए 0, ए में से एक्स जाता है, N2/N1 टाइम्स एक्स बनता है। ठीक है, नोट मत कर लेना, एक कर रखा है अपन नोट ना, मैं रिकैप कर रहा हूं। तो इधर चल रहा है रिकैप, अब तक आपने देखा। ठीक, तो पहली चीज हमने देखी उसका नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। हमेशा यही देख रहे हैं अपन। जीरो ऑर्डर में भी ये देखा था पहले, फिर फर्स्ट ऑर्डर में भी ये देखा, अब ऑर्डर एन में देख रहे हैं। तो डिफरेंशियल रेट हमारे पास में आ गया था आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। जीरो ऑर्डर में हाँ जीरो होता था, फर्स्ट ऑर्डर में वन होता था। ये हमारा रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ। फिर अपन ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट्स ऑफ अपीयरेंसेस, रेट्स ऑफ डिसअपीयरेंसेस और अपीयरेंसेस लिखे। ये सब लिखा हुआ है। dv by dt इज इक्वल टू n2 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। ये सारे के सारे डिफरेंशियल रेट लॉ कहलाते हैं। इस वाले का ग्राफ अगर अपन बना रहे, अपन ने बनाया था r versus concentration of a to the power n. So it is a straight line passing through origin with slope equal to k. ठीक है, y वेरिएबल, x वेरिएबल और स्लोप m। y इक्वल टू mx का फॉर्मेट, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सिमिलरली इनमें भी आ जाएंगे, बस स्लोप में n1 के और n2 के। फिर अपन लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे आए थे। दूसरी चीज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो निकल के आया था वो ये था, 1 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी की पावर n-1 माइनस 1 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल वाला की पावर फिर से n-1 इज इक्वल टू फिर से n-1 के इफेक्टिव टी। तो इसमें कुछ पैटर्न है जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी याद हो जाता है। मैंने याद करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आपने तसल्ली से देख लिया तो याद हुए बिना रहेगा नहीं। ठीक है, पावर्स में n-1, इधर भी n-1। के इफेक्टिव टी तो सदा से चला रहा है, जीरो ऑर्डर में भी इधर होता था, फर्स्ट ऑर्डर में भी होता था। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेफ्ट में ले जाओ तो राइट हैंड साइड में के इफेक्टिव टी जीरो ऑर्डर में भी आता है, फर्स्ट ऑर्डर में भी आता है, यहाँ भी आ रहा है। बस एक n-1 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे पावर में n-1 चल ही रहा है, यहां तक लिख लिया था अपन ने। ठीक, अब इसके अंदर अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, यहीं पे रुक गए थे शायद, है ना, यहाँ पे रुक गए थे। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे अपन देखते हैं। अगर ये हमारा y वेरिएबल ले ले हम y एक्सिस पे, और इधर टाइम जो दिख रहा है उसको x एक्सिस का वेरिएबल बना दें, तो इधर वाला पार्ट ये स्लोप हो जाएगा और ये जो है इधर लाने पर इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो भी आप बना सकते हैं। 1 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t की पावर n-1 वर्सेस टाइम। तो ये हमारे पास में ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें स्लोप n-1 के इफेक्टिव है। तो स्लोप यहां पर n-1 टाइम्स के इफेक्टिव। इस एक्सप्रेशन में अपन ने एक चीज लिखी होगी शायद नीचे की, जीरो ऑर्डर की, सर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है ना। ये अपन ने इसके नीचे लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लें आप कि वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। ठीक है,
मेरे को ऐसे याद आ रहा है, लिखवा दिया था, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 वाला यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन लॉग की फॉर्मेट में चला जाता है, ये वाला फॉर्मेट नहीं आता। सो दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल दी ऑर्डर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ग्राफ भी अकॉर्डिंगली n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये जो स्लोप है ये मैंने जिस तरह से बनाया है, दिस इज फॉर, अभी जो ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ n ग्रेटर देन 1 के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनाया गया है फॉर n ग्रेटर देन 1, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो ये वाली लाइन जो ऊपर जा रही है ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट वही आएगा 1 a नॉट की पावर n माइनस 1। तो y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन रहेगी। स्ट्रेट लाइन में स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर n 1 से बड़ा है तो ये वाला केस। वैसे ही हम लोग मोस्टली जो पढ़ेंगे हमारे एनालिसिस के लिए, समझने के लिए, उसमें हम लोग इंटीजर्स पे चल रहे होते हैं, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं जनरली। तो n इक्वल टू 0 का ग्राफ हम अलग से बना चुके हैं, या इसमें भी हम बोले वो n इक्वल टू 0 वाला नीचे आता है। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो n ग्रेटर देन 1 के लिए मेनली बात करें, यानी कि n सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उन सब के लिए ये ग्राफ का पैटर्न आएगा। बट 1 से छोटे के लिए बात करेंगे तो ये नीचे जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर ये वाला फॉर्मेट है और इसका ये ग्राफ हमने बना दिया है। कई बार इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं, अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर n माइनस 1 की जगह पे 1 माइनस n लिख सकते हैं। ए टी की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, ऐसा करके लिखा जा सकता है। ठीक, एक ग्राफ और बना देते हैं जिसकी कोई इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, बट ये हम कॉमन सेंस से बना लेंगे बिना इक्वेशन के। और इनफैक्ट इसके बारे में मैंने पहले बताया है, concentration of A at any time t versus time। तो यहां तो 1/80 का ग्राफ बनाया गया है। बोर्ड के अंदर नहीं आता है, ठीक है, और आता भी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इतना इंटीग्रेशन आप पढ़ लोगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आगे जाकर के, कि ये आपको बहुत ही सीधी चीज लगेगी। ठीक है, वैसे नहीं आता। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, इस तरह का आता है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर और उसके बियॉन्ड सभी केस में ग्राफ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ इन्फिनिटी तक जाता है, सबका पैटर्न सिमिलर रहता है। तो बदलता क्या है, बदलता ये इसका स्टीपनेस यहां से। जैसे अगर मान लो ये n इक्वल टू 1 के लिए अगर होता तो n इक्वल टू 2 के लिए थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ का पैटर्न हमारे पास में आ गया है। कौन से केसेस के लिए, वापस से फॉर n ग्रेटर देन 1, इनफैक्ट पैटर्न n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरह का पैटर्न फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा ही आता है। ठीक है, गोज अप टू इन्फिनिटी। अब बढ़ेंगे थर्ड चीज पे, पार्शियल लाइफ। पार्शियल लाइफ सिंबल TF, डेफिनेशन आप जानते हैं, F फ्रैक्शन कंज्यूम होने के लिए लगने वाला जो समय है वो पार्शियल लाइफ होता है। F फ्रैक्शन कंज्यूम होने के लिए जो समय लगा वो पार्शियल लाइफ है। तो जैसे हम हमेशा पार्शियल लाइफ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, बिल्कुल वैसे निकाला जा सकता है। कैसे, आप F फ्रैक्शन कंज्यूम करवा दो T इक्वल टू TF पे, तो यहाँ पे T को तो TF डाल देंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो T टाइम पे बचता है वो इनिशियल का F फ्रैक्शन कंज्यूम होने के बाद जो बचेगा वो यहाँ फीड किया जा सकता है। बट वो एक्सप्रेशन हमारे काम का नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा अजीब सा दिखने वाला एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए हम केवल प्रोपोर्शनैलिटी लिखने वाले हैं। ठीक है, the following proportionality
is observed, TF is proportional to initial concentration to the power 1 minus n. ये लिख लो, ठीक है। किसी को एक्सप्रेशन एग्जैक्ट देखने की इच्छा हो तो वो सिर्फ यही काम करे जैसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में किया था अपन ने, बिल्कुल सेम चीज कर देना। टी को टी एफ डाल देना और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट में से एफ फ्रैक्शन खर्च कर देना है। यानी ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 माइनस एफ टाइम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ए टी की जगह पे तो ये डाल देना है यहाँ पे, और टी की जगह टी एफ डाल देना है, और इसको टी एफ के लिए सॉल्व कर लेना है। बट नहीं करना है ना, कईयों को ऐसे सोचा था कि सर देखना था क्या होता है, क्यों नहीं बताया टाइप्स, उसका कोई रेलेवेंस नहीं, कभी नहीं बता रहे होते हम। टाइम वेस्ट जब करने के लिए होता है हमारे पास तो हम वेस्ट कर देते हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं कर रहे। ठीक है, जिसको घर पे समय बचाओ एक्स्ट्रा वो ऐसा समय बर्बाद कर सकता है। इसमें डालना टी इक्वल टू टी एफ डालना, सॉल्व करना, टी एफ का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसको छोड़ देना क्योंकि वो याद होगा नहीं, ठीक, और ना काम आएगा। तो बढ़ दें आगे। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे जो इधर लिखा हुआ है। पहली प्रमुख बात तो ये है, इसी के बगल में वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी n इक्वल टू 1 के लिए भी वैलिड है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्चुअल एक्सप्रेशन था, उसमें n की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते थे। टीएफ का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन आएगा उसमें n की वैल्यू 1 नहीं डाल पाओगे। प्रोपोर्शनलिटी के तक ये होल्ड करता है, ठीक है। तो अब लैंग्वेज लिखते हैं जिसको देख के नजर आ रही है। दी पार्शियल लाइफ for a given fraction or percentage of reaction completed depends upon initial concentration as shown above and the results for different order reactions and the results for different order reactions can be obtained by putting different values of n, ठीक है। तो ये पार्शियल लाइफ का रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी का जो हमारे को काम आएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑर्डर की तरफ। ठीक है, तो अगर ग्राफ की अगर इसमें बात करते तो ग्राफ कैसा आता, प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाता, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx का फॉर्मेट है ना। अगर मैं इसको हटा के कांस्टेंट मान लूँ कुछ के, तो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी। वो अपन सेकेंड ऑर्डर में बना लेंगे, ज्यादा जरूरी है वहां पे। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि आपके कोर्स में ऑफिशियली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक है। इस टेस्ट के कोर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, आईआईटी के कोर्स की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियली फर्स्ट ऑर्डर तक की काइनेटिक्स डील होती है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर डिटर्मिनेशन एक अलग चीज है, वो किसी भी ऑर्डर तक का पूछा जा सकता है, लेकिन किसी एक ऑर्डर के रिएक्शन को पढ़ना, उसकी डिटेलिंग में जाना, वो आपका ऑफिशियली फर्स्ट ऑर्डर तक है। रेयरली कभी कभार कुछ केसेस के अंदर सेकंड ऑर्डर वाली चीजें दिख जाती है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के केस के थ्रू इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो सेकंड ऑर्डर के अपन फॉर्मुलेशन देख लेंगे थोड़ा तसल्ली से,
मतलब इस पे अपने को याद क्या क्या रखने, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कंफर्म याद रखो हर चीज, ठीक है। nth ऑर्डर में रिजल्ट्स वगैरह में ये प्रोपोर्शनलिटी ध्यान रखते हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद नहीं रखना होता बट याद हो जाता है। सेकंड ऑर्डर के रिजल्ट्स यहाँ से अपने को तुरंत मिल जाएंगे, तो अब इसमें कुछ भी दोबारा डिराइव नहीं कर रहे अपन, सब चीजें एन की वैल्यू पुट करते निकाल लेंगे। द डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन can be obtained by putting n equal to 2 in nth order results। nth ऑर्डर के जो रिजल्ट्स हैं या जो इक्वेशंस है उसके अंदर अपन n की वैल्यू 2 डालते जाएंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ R equal to K into concentration of A to the power 2 minus dA by dt is equal to N1K into concentration of A to the power 2। dB by dt is equal to N2K concentration of A to the power 2। ये डिफरेंशियल रेट लॉज आ गए, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएं, R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एम एक्स, ये देख चुके अपन nth ऑर्डर में, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्लोप इक्वल टू के, ऐसे इनमें भी आ जाएगी लेकिन वो समय की बर्बादी है और हम नहीं कर रहे समय को बर्बाद। ये ग्राफ आप बताओ जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये कैसे आएगा? हाँ वैसे काम हो जाएगा लेकिन फिर भी एक तरह से n की वैल्यू 2 डाल के देख रहे हैं ग्राफ में, जैसे ये नयापन आ गया थोड़ा सा, चलो ये ग्राफ भी बना के देख रहे हैं कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक है ना, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट आ रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला आ गया अपवर्ड ओपनिंग। एक होता है कि ग्राफ को बना लेना इक्वेशन देख करके और संतुष्ट होके आगे बढ़ जाना, लेकिन ये मैथमेटिक्स में होता है शायद, केमिस्ट्री में या साइंस के अंदर जब बात करते हैं तो उस चीज का मीनिंग थोड़ा इंटरप्रेट करना भी चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है कि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ता जाता है तो रिएक्शन की रेट बहुत तेज गति से बढ़ती है, जितना ज्यादा सामान उसके आगे रख दोगे, वो रोटी खाने वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, वो व्यक्ति जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स से फॉलो करता था तो 2 रोटी पर मिनट में खा जाता था, लेकिन यदि उसके दिमाग में कुछ चेंज आ गया, उसने कहा अब तो सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स से खाएंगे रोटी, तो उसके साथ में क्या सिस्टम हो गया अब कि उसके सामने रोटियां जितनी बढ़ा के रखोगे वो उतनी ज्यादा रेट से खाता है, ठीक है। 50 रोटी वो एक नॉर्मल कुछ रेट से खा रहा होगा, आपने 100 कर दी तो और एग्रेसिवली खाएगा, 200 रखोगे तो और एग्रेसिवली खाएगा, रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में तेज गति से बढ़ती है, स्क्वायर रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन लेना साइंस के अंदर होना चाहिए। अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ IRL
क्षमा क्षमा क्षमा, पता नहीं क्या कुछ करके चले गए वो यहाँ से। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, स्क्रीन भी वहीं का आ रहा है क्या? अब यहाँ का चालू हो गया ना? ऑडियो स्क्रीन सब इधर का आ गया, ऑडियो वीडियो। कह नहीं सकते कार्तिक। चलिए, ये y वेरिएबल, ये टाइम x वेरिएबल, ये इधर जो दिख रहा है स्लोप, और ये जो दिख रहा है वो इंटरसेप्ट। तो अभी ग्राफ बनाया था अपन ने, बस वही पैटर्न का बन जाएगा। ठीक है, वन ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम t वर्सेस t, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं पता सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, याद नहीं है मुझे कोई एग्जांपल सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो ये आप लोग इक्वेशन का ग्राफ ऐसा देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज डन। तो अगर आप, चलो इस पे बात बाद में करूंगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो लास्ट में अच्छा रहेगा। थर्ड चीज पे आते हैं, थर्ड थिंग इज पार्शियल लाइफ। पार्शियल लाइफ टीएफ, जैसा कि हमने हमेशा बोला है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर आप ए टी को 1 - f टाइम्स ए नॉट, सुना आप लोगों ने, ए टी को 1 - f टाइम्स ए नॉट, क्योंकि टी एफ टाइम पर एफ फ्रैक्शन खत्म हो गया। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो लिखना नहीं है ना, सब बच्चे बस इधर ध्यान देंगे। जब समय t बराबर टी एफ हो जाता है, इसका अर्थ है कि रिएक्शन में से एफ फ्रैक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का खत्म हो गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, तो ए नॉट का एफ फ्रैक्शन ये होता है, ए नॉट इंटू एफ, ये खत्म हो गया है, यानी कि ये फ्रैक्शन खत्म हो गया ना इसमें से। तो ये बचा कितना है, ए नॉट 1 - f, यानी दिस रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी। ये केवल, ये कोई सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर, ये तो जनरल डेफिनेशन है कि टी इक्वल टू टी एफ पे हमेशा ए टी ये होता है। तो ये एक्सप्रेशन हम हमेशा से जीरो ऑर्डर में भी फर्स्ट ऑर्डर में भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में डालते आए थे और टीएफ का फॉर्मूला निकालते आए थे। तो सेम काम यहाँ पे किया जा सकता है और हम उसका रिजल्ट डायरेक्टली बता रहे हैं, टी इक्वल टू टी एफ का फॉर्मूला कैसा आता है। ठीक है, तो टी एफ की वैल्यू एफ अपॉन 1 - f, ऐसा कुछ रिजल्ट आता है। एफ अपॉन 1 - f, एक सेकंड रुकिए ज़रा आप लोग, कुछ गलत नहीं हो जाए फॉर्मूले में, कंफर्म कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास में एफ अपॉन 1 - f और नीचे ए नॉट और नीचे के इफेक्टिव, एफ अपॉन 1 - f 1/k इफेक्टिव, या नीचे के इफेक्टिव और नीचे ही ए नॉट। ठीक है, ये पार्शियल लाइफ का फॉर्मूला हो गया। ठीक, जीरो ऑर्डर के अंदर, जीरो ऑर्डर के अंदर कैसा होता था, जीरो ऑर्डर के अंदर ये एफ होता था यहाँ पे और ये ए नॉट ऊपर होता था। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये एल एन ऑफ, ये वाला एफ गायब हो गया, एल एन ऑफ 1/1 - f अपॉन में के इफेक्टिव ए नॉट भी गायब हो गया। खैर इधर वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंस नहीं कैरी करेगा, सेकंड ऑर्डर के रिजल्ट के अंदर हमने जैसा बोला कि प्रोपोर्शनलिटी मैटर करेगी। तो वो आप देखें कि जीरो ऑर्डर में ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट से इंडिपेंडेंट थी पार्शियल लाइफ, सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है।
ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रमुख चीज है ध्यान देने की, TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0। ये रिजल्ट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। ठीक, और इस रिजल्ट को मैं स्पेसिफिक एग्जांपल हाफ लाइफ का लेते हुए बता दूंगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ की अलग से हेडिंग ना बनाते हुए यहीं पे यूज कर सकते हैं अपन चाहे तो, या चलो आपको देखने में ढूंढने में बाद में आसानी रहेगी, कभी कंपेयर करोगे तो हाफ लाइफ टी हाफ T1/2, तो इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, एफ की वैल्यू 1/2 डाल देते हैं, तो एफ की वैल्यू 1/2, दिस बिकम्स 1/2 अपॉन 1/2, ये गायब हो गया। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया 1/k इफेक्टिव इंटू 1/A0। ये आप ध्यान रख सकते हो। और यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी तो चली आ रही है, जनरल फ्रैक्शन के लिए है तो हाफ लाइफ के लिए भी है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बाकी फ्रैक्शन के मुकाबले हाफ लाइफ सवालों के अंदर अक्सर डिस्कस हो रही होती है, तो इसीलिए हाफ लाइफ वाले को हाईलाइट कर दिया। तो बात तो एक ही, अगर जनरल फ्रैक्शन के लिए है तो इसके लिए भी वैलिड है, बट क्योंकि आपको सवाल में ज्यादातर हाफ लाइफ हाफ लाइफ हाफ लाइफ ये लैंग्वेज ज्यादा दिखेगी, तो मैंने इसको अलग से हाईलाइट और करवा दिया। तो अभी सब इधर का चल रहा है ना? ठीक है ठीक है, एक और शीट बना देंगे तो कल तक के अंदर आ जानी चाहिए, कोशिश ये रहेगी। अभी क्लासें ओवर होकर के आज शाम में बैठेंगे और कल का थोड़ा टाइम लेके, कल भी एक क्लास है मेरी, तो कल के दिन के अंदर एक शीट और दे देंगे आपको। अब सब बच्चे इधर ध्यान से एक चीज सुनेंगे, ठीक है, सब बच्चे इधर ध्यान से एक चीज सुनेंगे कि हमारे पास में हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो उसको आधा करने में जो समय लगेगा वो आधा हो जाएगा, ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ हाफ हो जाएगी। यानी जो मैंने बोला था कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ में एग्रेसिवली काम करती है, तो कुछ इस तरह की कहानी है, ये लिखना नहीं है। अगर 100 था, 100 को 50 करना था, मान लो इसमें 10 मिनट लग रहे थे, आपने किसी व्यक्ति को 100 यूनिट कोई चीज के दिए, वही रोटी मान लो, 100 से 50 रोटी करनी है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है, 10 मिनट में उसने कर दी। फिर आपने उसको 200 दे दी, तो उसने 200 को 100 किया, आधा किया, और ये काम उसने 5 मिनट में कर दिखाया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो हाफ लाइफ हाफ हो गई। ये केवल हाफ लाइफ के लिए नहीं, इन जनरल के लिए वैलिड है, किसी भी फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो 10% 15% कोई भी अमाउंट जो कंज्यूम होता है किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मतलब उसके लिए जो समय लगता है वो समय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज का लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। अब आप मेरे को इस ग्राफ को बता दो कि ये कैसा आने वाला है। ग्राफ हमें बना रहे हैं इसका पार्शियल लाइफ वाले का, चलो ठीक है, TF वर्सेस 1/A0। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में y इक्वल टू mx, m वाला पार्ट क्या स्लोप इतना बड़ा, ये स्लोप हो गया, और ये x वेरिएबल हो गया, ये y वेरिएबल हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, इसको स्ट्रेट मान लो, स्लोप बहुत विकट है, लिख नहीं रहे वहां पे, ये वाला पार्ट है f/1 - f। नेचर ऑफ ग्राफ की बात कर रहे थे, वो देख लिया अपन ने।
TF वर्सेस A नॉट, ये ग्राफ बनाओ। हाइपरबोलिक, ठीक है। मंडे को क्लास नहीं है, तो हमारे पास में TF वर्सेस A नॉट, ये हाइपरबोलिक नेचर का ग्राफ आ जाएगा, यानी ऐसा। जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो राइट हैंड साइड है एनआरटी वाला वो कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट आर पहले से कांस्टेंट है, तो पी इंटू वी कांस्टेंट, उससे ग्राफ का नेचर ये आता है आपको एक्स इंटू वाई बराबर कांस्टेंट वाला फॉर्मेट पता हो, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। सेम चीज यहाँ हो रही है, ये जो ए नॉट है इसको मैं इधर ले जाऊं, ये जो ए नॉट है इसको मैं इधर ले जाऊं, तो ए नॉट इंटू टी एफ, फिर वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी फॉर ए गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये दोनों ग्राफ है वो एक गिवन फ्रैक्शन के लिए। The above graph are for a given fraction consumed। तो f की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दिया अगर हम, ठीक, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, एक गिवन रिएक्शन में k इफेक्टिव कांस्टेंट है, तो हमारे पास में हाइपरबोलिक वाला और ये लीनियर वाला आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये तीन बातें हमारे लिए प्रमुख थी, हमने देख ली। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन की तरफ। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, एक डिफरेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन या रेट लॉ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इधर पूरा फोकस बना के रखना, सिलेबस का ही पार्ट है आपके टेस्ट के, बिगिनर बॉक्स 3 का कंटेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल लाइफ मेथड। पार्शियल लाइफ मेथड बहुत ही सीधा सरल मेथड है, बढ़िया से फोकस करके सुन लोगे एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके अंदर रिलेशन जो यूज करने वाले वो है वो प्रोपोर्शनलिटी वाला, टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, या प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन बेसिकली। ठीक है, वी हैव टी एफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। ये जनरल रिलेशन हमारे को nth ऑर्डर के लिए पता है, किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है, हमने लिखा भी था। ये प्रोपोर्शनलिटी इसका यूज होने वाला है। If for a given reaction that is n is fixed, जैसे मैंने कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन चूज की, ऑर्डर फिक्स हो गया। इफ फॉर अ गिवन रिएक्शन दैट इज n is fixed, ये ब्रैकेट में अलग से कर लो चाहो तो, रेगुलर लैंग्वेज से बाहर जा रहा है। इफ फॉर अ गिवन रिएक्शन T1 and T2 are the time duration required to consume a given fraction f, if for a given reaction that is n को फिक्स किया हुआ है हमने, गिवन रिएक्शन बोलते ये फिक्स हो गया है, T1 and T2 आर द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम अ गिवन फ्रैक्शन f when the initial concentration are
A1 and A2 respectively. Then the above proportionality, ये वाली proportionality, above proportionality will lead to the result जो अभी हम लिखने वाले हैं. तो पार्शियल लाइफ मेथड मतलब ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिखने वाला हूं. T1 by T2 is equal to A1 by A2 whole to the power 1 minus n. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे. तो सीधा सीधा इस प्रोपोर्शनैलिटी से आया है. एक गिवन फ्रैक्शन एफ को ही कंज्यूम किया जा रहा है बट दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे. मान लो कोई रिएक्शन चालू की, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे हमने 10% खर्च होने का समय निकाला. 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे 10% खर्च होने का समय निकाला. ठीक है, वो समय T1 है. और कॉन्सेंट्रेशन की क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनिशियल 1 मोलर. और वही चीज हमने 2 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में निकाली 10% के लिए, फिर से वो समय आया T2. तो यहाँ T2 जो भी टाइम दिया होगा वो डालेंगे और यहाँ पे क्या डल जाएगा, 2 मोलर. तो A1 कॉन्सेंट्रेशन जब इनिशियल होता है तो उस टाइम पे TF F फ्रैक्शन के लिए जो समय लगा वो T1. A2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे F फ्रैक्शन को कंज्यूम होने में लगने वाला समय T2. ये 4 डेटा दिए रहेंगे तो ये 5वां निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और इसको हम यूज कर लेते हैं. अब तो एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन लिखेंगे, a reaction N1A giving products, a reaction N1A giving products rate constant K takes 16 minutes. A reaction N1A giving products takes 16 minutes to consume या टू कंप्लीट कर लेते हैं, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं. टू कंप्लीट 10% of the reaction. With initial concentration इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 5 मोलर. विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर फॉर A. If the reaction is started with 4 molar initial concentration, if the reaction started with 4 molar initial concentration, the time required now to complete 10% of reaction is 25 minutes. Find the order of the reaction. ठीक है, एकदम सीधा सरल सवाल है ये, और ये रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया जाए. फॉर्मुलेशन सीधे रहते हैं बट उसके पीछे की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है ये. T1 और T2 दो अलग अलग परसेंटेज के समय नहीं, एक सर्टेन गिवन परसेंटेज के लिए ही लगने वाले समय है. जैसे इस सवाल में भी हर बार दोनों बार 10% ही अपन रिएक्शन को लेके जा रहे हैं आगे, बट अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में. तो इसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए.
332। तो बच्चों ने 3 बोला है, अमरीशा कहती है 3, आर्यन कहते हैं 3, प्रखर कहते हैं 2, सार्थक कहते हैं 3। ज्यादातर बच्चे 3 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 2 भी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन है बस, डेटा प्लग कर देते हैं अपन। तो T1 जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर था तब समय लगा 16 मिनट। ठीक है, तो समय है इधर 16 मिनट और कॉन्सेंट्रेशन इधर 5 में डाल दूंगा अभी ना A1 की जगह पे। और बाद में हमारे पास में समय कितना लग रहा है, 25 मिनट। T2 वैल्यू 25 है, तो T1 बाई T2 16 बाई 25 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कॉरिस्पॉन्डिंग 5 और 4। 16 जब 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, 25 मिनट जब 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, रेज टू द पावर 1 माइनस n। ये जो लिखा हुआ है वो 4/5 की पावर 2 है। और इधर वाला पार्ट इसको भी मैं फ्लिप करके लिख सकता हूं, बस आपको पता है कि जब फ्लिप करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो 1 माइनस n का नेगेटिव क्या हो जाएगा, n माइनस 1। कंपेयर कर लिया तो यहां से स्पष्ट दिख रहा है n माइनस 1 बराबर 2, यानी n की वैल्यू 3, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इतने सरल सवाल रहते हैं, नंबर बांटे जा रहे हैं एग्जाम में, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो अपने को झपट के ले लेने चाहिए। ठीक, तो एक तो ये सीधा सरल मेथड हमारे पास में। एक अगर 20% हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे भाई, इस फॉर्मूले की वैलिडिटी नहीं है, फिर अपने दूसरे मेथड्स वगैरह पे देखेंगे, कुछ और डिटेल्स जहाँ पे मिलेंगी। इस फॉर्मूले के अंदर तो अभी जिसकी बात कर रहे हैं सेम परसेंटेज के लिए होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम आते हैं अगले मेथड पे। ऐसे मेथड्स आते जाएंगे, जो तुम पार्ट कह रहे हो वो पार्ट कहीं ना कहीं आगे की मेथड में कवर हो जाएगा। ये काम करना बंद कर चुका है। सेकेंड मेथड, इसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड ये आपका सबसे पॉपुलर मेथड है एग्जाम के अंदर, ये अक्सर दिखता रहा है, मेंस के एग्जाम वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा दिखता है। सरल ही मेथड, इसी की तरह सरल जाएगा वो। और मतलब ये सवाल जब भी आ रहे हैं वापस से नंबर बंटने वाली बात है, कैसे जाता है ये देखेंगे। आपका बिगिनर बॉक्स 3 जो है वो इस मेथड से भरा हुआ है, इसी के सवाल भरे पड़े ना, कि सबसे पॉपुलर ऑर्डर डिटर्मिनेशन की मेथड्स में सबसे पॉपुलर ये है। तो इसको लिखवाने की थ्योरी ज्यादा कुछ है नहीं, इनफैक्ट थ्योरी लिखवाने से कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं आपको पहले समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इसका मतलब क्या है, इनिशियल रेट मेथड ये नाम का क्या मतलब है और कैसे यूज हो रहा है, कैसे ऑर्डर निकल के आता है। फिर इसको अपन एक सवाल में अप्लाई कर देंगे। तो अभी जो बता रहा हूं उसको नोट नहीं करना है, बस ऐसे सुनते जाना है। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, ए मोल्स ऑफ ए, ये नोट नहीं करना ना, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, इससे बन रहे हैं प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट की, और हमें कुछ डेटा दे दिया गया है, वो डेटा कुछ इस रूप में रहता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और हर बार कुछ सर्टेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू करते हैं। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मोलैरिटी में, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी नॉट, वो भी मोलैरिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, और रेट ऑफ रिएक्शन ROR, या किसी की अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की रेट भी दे सकते हैं, यूनिट सपोज मोलैरिटी पर सेकेंड मान लो। ठीक है, नोट नहीं करने का, ऐसे ही सुनने का भी। तो अब हमारे पास में 2 एक्सपेरिमेंट या 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर सपोज यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर 1 मोलर, ये टेबल को ऐसे कर देते हैं, और रेट जो ऑब्जर्व की गई वो 0.1 मोलैरिटी पर सेकेंड आई सपोज। फिर यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, और रेट आ गई 0.4, और फिर यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, रेट आ गई 0.2 मोलैरिटी पर सेकंड, यूनिट्स ऊपर लिखी हुई है, नीचे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब सब बच्चे इधर बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि 30 सेकंड में खत्म हो रहा है ये। ठीक है, ये सवाल बहुत सीधा सरल,
इनिशियल रेट मेथड यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्टेंट के जो दिए गए थे उस समय की जो रेट है उसके आधार पे ये मेथड बेस्ड है ऑर्डर पता करने का, कि आपको रिएक्टेंट्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिए रहते हैं और उनके ऊपर रेट, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के समय की रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे करने का तरीका क्या है, हमें ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी, यानी कि रिएक्शन की रेट किस तरह से रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर करती है, वही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना होता है, जिस पे भी आपको डिपेंडेंसी पता करनी है केवल उसी का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रहा हो और बाकी सबका कांस्टेंट हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखो। सपोज मुझे ए के ऊपर डिपेंडेंसी देखनी कि ए के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन की रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो एक्सपेरिमेंट देखो जिनके अंदर बी कांस्टेंट चल रहा हो, बी का मोलरिटी 1 मोलर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और थर्ड में भी 1 मोलर, यानी इन दोनों एक्सपेरिमेंट को ले लिया जाए। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो गया, 2 गुना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा हमने देखा ही था पहले से ही कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंसी पता करनी हो बस वही वेरी हो, बाकी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट चलने चाहिए। तो बी का पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो ये ऐसा इसीलिए किया गया है कि अब जो रेट में चेंज आएगा उसको पूरी तरह से कौन कंट्रोल कर रहा है, ये, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बदला है, और रेट अगर बदली है तो इसी की वजह से ही बदली है। तो रेट यहां पे क्या हो गई है, डबल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पे रेट डबल होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट डबल, लीनियर डिपेंडेंसी ना, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया है, फर्स्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर की चल रही है, बाकी पार्ट तो कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, बी पे डिपेंडेंसी निकालनी है, तो बी जहां चेंज होता है वो देख लो और ए कांस्टेंट रहता हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में देख लूंगा मैं। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो यहाँ बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डबल, जबकि रेट कितने गुना हो गई, 4 गुना ना, इधर लिख देता हूं इंटू 4 हो गया। तो बी के कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे रेट 4 गुना हो जाती है, स्क्वायर नेचर की डिपेंडेंसी, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर, इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, सेकेंड। या इसको मैं ऐसे लिखता कि भाई हमारे पास में रेट लो आर इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और अल्फा बीटा पता कर रहे हैं तो अब हम निकाल चुके हैं कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो रेट लो क्या हो जाता, आर इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी की पावर 2। इस तरह से कुछ ये जा रहा होता है। ठीक है, तो ये नोट करने के लिए नहीं था, तो ऐसे ही समझने के लिए था। हम ऐसा ही सवाल एक अभी करेंगे जिसको अपन नोट करेंगे सभी बच्चे। बस दोबारा से फटाफट रिकैप कर दूंगा। इनिशियल रेट मेथड में हमेशा आपको ऐसे फॉर्मेट दिया रहता है टेबल का, कुछ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू किए गए। तो पहला एक्सपेरिमेंट दोनों के 1 मोलर के साथ शुरू किया गया और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेट दी रहती है। ये डेटा देने के तरीके बदल सकते हैं, आपको बिगनर बॉक्स में भी दिखेंगे, एक सवाल के दर्शन में यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रेट, किसी के रेस्पेक्ट में भी डिपेंडेंसी पता करनी हो तो केवल उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा हो और बाकी सबके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट पकड़ लें। जैसे मुझे ए पे डिपेंडेंसी देखनी है और मुझे बी को कांस्टेंट रखना है, तो बी पहले और तीसरे में कांस्टेंट है और जबकि ए बदल रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट का डेटा चेक करो, फर्स्ट और थर्ड की रेट को भी चेक करेंगे, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना हुआ है, रेट भी दुगनी हो गई है, यानी ए के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर की। अगली बार बी पे डिपेंडेंसी देखनी है तो बी का चेंज होना चाहिए और ए का कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ए का कांस्टेंट किस में दिख रहा है, पहले और दूसरे में, और इसमें बी का चेंज हो रहा है, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट ले लो। बी का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल हुआ तो फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन में रेट के अंदर देखे तो 4 गुना का फैक्टर है, ये डबल होता है तो रेट 4 गुना हो जाती है, यानी इसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंसी सेकंड ऑर्डर की। इस तरह से यह प्रोसीड करता है। ठीक है, हाँ इनिशियली होता है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट मेथड नाम इसका ये इनिशियल ही रहेंगे। ठीक है, इनिशियल बोलो तुम कुछ भी बोलो, इनिशियल का मतलब ये नहीं कि मेरा टी इक्वल टू 0 पे आप जिस मोमेंट पे दे दो, बेसिकली इस मोमेंट का बोल सकते हो, उसको इनिशियल मान लेते हैं हमारे लिए। ठीक है, कि जब कॉन्सेंट्रेशन ये थे उस समय रेट ये थी। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन ये थे तो रेट ये थी। इनिशियल नाम का ऐसा कोई इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं वैसे। चलिए अब अपन करते हैं एक सवाल, इसी तरह का वो होगा। तो इसकी थ्योरी सवाल ही है, ज्यादा बेहतर रहता है ये।
तो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, फॉर ए रिएक्शन A + 2B गिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर ए रिएक्शन A + 2B गिविंग प्रोडक्ट्स, रेट कांस्टेंट K लिख दिया हमने, फॉर ए रिएक्शन A + 2B गिविंग प्रोडक्ट्स the following details are observed. The following details are observed. ठीक है, तो हमारे पास में पहला कॉलम एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट की नंबरिंग, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नॉट, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, यूनिट्स यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी पर मिनट, एक्सपेरिमेंट है 3। ठीक है, ये टेबल फटाफट से बना लो, इसके अंदर डेटा प्लग करते हैं अपन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1, ठीक है, 0.5, फिर ये 1, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 0.5। ठीक है, अभी बना ही देते हैं, चलो सवाल थोड़ा दूसरे सवाल से मिक्स हो गया है तो मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास में चल रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन ये दे रखिए। अब यहाँ पे रेट अपन लिखते जाते हैं। यहाँ पे रेट है सपोज 2 × 10⁻², 4 × 10⁻², और सरल ही रखते हैं 8 × 10⁻²। ठीक है, ये डेटा हो गया। तो पहला सवाल, फाइंड रेट लॉ। फाइंड रेट लॉ मतलब बेसिकली ऑर्डर पता करेंगे और उसी से रेट लॉ पता चल जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे तो रेट लॉ बन जाएगा। फाइंड रेट लॉ। दूसरा सवाल, इज दिस रिएक्शन एलिमेंट्री। तीसरा सवाल, फाइंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। चौथा सवाल हम कह सकते हैं फाइंड रेट ऑफ disappearance of B when reaction is 75% complete in experiment number 2। ठीक है, ये 4 सवाल करो। सबसे प्रमुख तो है बस वही जो अभी अपन ने किया, ऑर्डर डिटर्मिनेशन। एक बार वो पता चल गया तो उससे रेट लॉ लिख लेंगे, रेट लॉ लिख लेंगे तो फिर सब कुछ कर लेंगे हम लोग। देवेश ने आंसर एक रिपोर्ट किया है, 1.2 नहीं आ रहा है दिव्यांशु। तो ऑर्डर बताया जा रहा है 3, रेट लॉ लिखा गया है। कुछ बच्चों ने लिखा है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और बी के रेस्पेक्ट में 3 बोल रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में 1, बी के रेस्पेक्ट में 2। ठीक है,
दिव्यांशु तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है ना? 3 एक्सपेरिमेंट, 1 1 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 और यहाँ 10 की पावर -2 में कुछ दिए। चलिए इसको देख लेते हैं। आंसर रिपोर्टिंग काफी सारे बच्चों की आ गई है। तो रेट लॉ के लिए अपने को ऑर्डर पता होना चाहिए ए और बी के रेस्पेक्ट में क्या जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था अभी कि अपन एक एक करके रिएक्टेंट पकड़ लेते हैं। सपोज अपन पहले ए पे डिपेंडेंसी देख लेते हैं और बी को कांस्टेंट रखना है। बी को कांस्टेंट रखना मतलब कि मैं ये वाले एक्सपेरिमेंट्स को लूंगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 इन दोनों को लिया गया। इन दोनों को लिया जाए तो आपको दिख रहा है इधर कॉन्सेंट्रेशन ए का दुगना हो गया है और जब ये डबल हो रहा है तो इधर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 देखने। बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, रेट भी आपकी दिख रही है डबल हो गई है। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया है? फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट डबल, ऐसा चल रहा है। और अब अपन बी की बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन बी को वेरी करेंगे और ए को फर्स्ट कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 ये दोनों जब देखे जाए तो यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन यहां से यहां पे इससे इस पे आते टाइम पे 4 गुना हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल होने पे रेट 4 गुना हो गई, स्क्वायर रेट से चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट्स आ गए हैं लिख लेते हैं। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 1, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 2। ठीक है, दिस implies rate law is R equal to K into concentration of A and concentration of B to the power 2। ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट बताओ। सेकेंड पार्ट है क्या यह रिएक्शन एलिमेंट्री है? सार्थक ने पहचान लिया, यस। और प्रखर कहते हैं क्या पता हो भी सकता है, मे बी। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आज सुबह के बैच में जब ये डिस्कस हुआ तो सब लोग बहुत ही फ्लो में हाँ बोल गए कि हाँ हाँ एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है। तो मैं वो बगल में रिएक्शन भी लिख देता हूं। ये रिएक्शन चल रही थी ना अपनी, A + 2B से बनता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, मैच कर गए। तो बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी कई बार हो जाती है कि अच्छा ऐसा तो एलिमेंट्री में होता था, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट लिखवाया गया है कि यदि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री होती है तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो जाते हैं और रेट लॉ के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही आपके पावर बन जाएंगे, ऑर्डर बन जाएंगे। लेकिन ये मैंने क्या बोला है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो रेट लॉ ऐसा होता है, लेकिन अगर रेट लॉ ऐसा होता है तो रिएक्शन एलिमेंट्री हो जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हम निकाल चुके हैं, R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर 2। ठीक, दूसरे वाले के अंदर मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है अपने आप इंक्लूड करता है, नहीं भी हो सकता है वाले पार्ट को। अब एक काम मैं करता हूं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि समझ नहीं आया कि जादू कैसे हुआ, कैसे निकल गया ये, क्योंकि क्रिटिकल पार्ट है। ठीक है, आपके एग्जाम के सिलेबस की भी चीजें हैं सब ये जो अपन पढ़ रहे है ना। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं दोबारा से कि कैसे देख रहे होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आता कृपया बहुत अच्छे से इधर फोकस करो। हमने ये बोला था कि रिएक्शन की रेट किसी भी कंपोनेंट पर किस तरह से निर्भर करती है, ये हमें देखना होता है इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं कि आपको जिस पर भी डिपेंडेंसी निकालनी, जैसे मेरी इच्छा है कि ए के ऊपर देखना चाहता हूं कि ए के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन का ए के कॉन्सेंट्रेशन से क्या कनेक्शन है। आखिर ये जब बदलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बदलती है, किस मैग्नीट्यूड में बदलती है, ये जानने की इच्छा है। तो यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसके कॉन्सेंट्रेशन का प्रभाव देखना चाहते हैं तो बाकी सब लोग जो भी रिएक्शन में होंगे, यहाँ पे केवल एक ही जना और है, अगर और भी होते मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते तो उन सबके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा।
भाई आप एक साथ दो तीन चीजें फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ए को भी बदल देंगे, बी को भी बदल देंगे, कोई सी होता है उसको भी बदल देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो बदली है वो किसकी वजह से कितनी बदली है। तो इसीलिए किसी एक का असर अगर देखना हो कि इसके बदलने से क्या फर्क पड़ता है, तो बाकी सबको कांस्टेंट रखा जाना चाहिए। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो हमने बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट पकड़ लिया। कौन से एक्सपेरिमेंट में आ रहा है, ब्लू कलर में मार्क किया, शायद आपको दिख रहा है, कैमरा पे देख सकते हैं। 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जहां पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से 2 मोलर हो गया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया है। अब इसका इंपैक्ट रेट पे क्या है, तो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट की रेट्स को देखें। यहां से अगर आप देखें, यहां से यहां पे रेट क्लियरली डबल हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, यानी इसके डबल होने पे रेट डबल होती है। इसको बोला करते हैं हम हमेशा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये डबल तो ये भी डबल, ये हाफ तो ये भी हाफ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि पावर 1 की डिपेंडेंसी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन ऐसे लिखा करते थे, आर इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये जब डबल होता है तो रेट डबल होता है, ऐसा दिख रहा है अपने को। फिर यही काम हमने बी के लिए कर लिया कि ए की डिपेंडेंसी तो देख लिया, बी पे चेक करते हैं। तो हमने देखा वो एक्सपेरिमेंट जहां पे ए कांस्टेंट होता हो, तो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन अब फिक्स है, लेकिन बी का बदल रहा है। बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ है, लेकिन यहां से यहां पे रेट अगर आप देखें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आती है, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल होते ही रेट 4 गुना हो जाती है। तो बी पे डिपेंडेंसी थोड़ी हायर मैग्नीट्यूड की है। ए के केस में डबल होने पे सिर्फ डबल होती थी, यहाँ पे डबल होने पे 4 गुना हो जाती है। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर सेकंड है, आर इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 2। ठीक है, तो दोनों पे डिपेंडेंसी इस तरह की आ रही, तो हमारा रेट लॉ ये हो गया, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा था, रेट लॉ के अंदर ऐसा यूज कर लिया। तो इतना सा पॉइंट है, बहुत ही सीधा पॉइंट है, अब मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समय इन्वेस्ट कर दिया अपन ने अच्छा खासा इसमें। तो रिएक्शन एलिमेंट्री में भी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, के की वैल्यू। के की वैल्यू आप किसी भी एक्सपेरिमेंट से निकाल लो, ये रेट लॉ के अंदर आप डेटा प्लग कर दो। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट का डेटा प्लग कर दो, ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 डाल दूंगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 डाल देंगे, रेट 2 × 10⁻⁻2 डाल देंगे, के निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसके लिए बात करें अगर, use rate law and put data from any experiment. ठीक है, तो we are using experiment 1, we are using data of experiment 1। ठीक है, कोई से का भी डाल सकते हैं, मैं पहले वाले का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आर की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 2 × 10⁻⁻2 बराबर, ठीक है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 1 मोलर, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0.5 मोलर, लेकिन इसका स्क्वायर करना है रेट लॉ के अनुसार। यहां से के आ जाएगा, ये 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 उधर चला जाएगा। हाँ, एक और काम कर सकता था मैं, अब देख रहा हूं मैंने गौर नहीं किया, जल्दी जल्दी फ्लो में ऐसा कर दिया। हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी यहाँ पे। अगर आपको याद हो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इन्वॉल्व्ड स्पीशीज आर यूनिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इन्वॉल्व्ड स्पीशीज ए एंड बी यूनिटी, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट दे भी रखा है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे ये रहा रेट कांस्टेंट। जब हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होते हैं उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होती है। तो के की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिखी थी, मैंने बाद में गौर किया। ठीक है, आप पहले गौर कर लेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, तो वहां पे डायरेक्टली हो जाएगा वो। इस सवाल में ऐसा एक डेटा है काम का। फोर्थ वाला सवाल किसी ने किया क्या? तो अभी तक तो सवाल बहुत सीधे सरल चल रहे हैं। फोर्थ वाले के अंदर हाँ यूनिट वगैरह इसकी लिख सकते हैं। यूनिट इसकी क्या आएगी? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हमारे पास में ओवरऑल, तो मोलरिटी की पावर -2 और टाइम हमारा पर मिनट में दिख रहा है रेट में, ये पर मिनट में चल रहा है। सार्थक का कहना है 6.2 × 10⁻³ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। आदित्य कहना है 25 ln2। ठीक है, ये सवाल आप लोग होमवर्क ले लेंगे, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ी अप्रोच बता देता हूं, या तो है ना, हिंट थोड़ा सा दे देता हूं कि कैसे सोचना है। तो सब बच्चे एक बार इधर ध्यान से देखेंगे। हमसे पूछा गया है बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस,
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के रेस्पेक्ट में बात होगी जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई हो। तो जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के हिसाब से यहां पे मोलैरिटी 1 है, इसकी मोलैरिटी भी 1 है, ठीक है। अब रिएक्शन का 75% या कितना भी परसेंट कंप्लीट होना किससे डिसाइड होता है? लिमिटिंग रिएजेंट से। ये अपन हमेशा बोलते हैं, है ना। अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट 50% खर्च हो गया है। या उल्टा बोल सकते हैं, अगर 50% लिमिटिंग रिएजेंट खर्च हो गया तो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। तो रिएक्शन का जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो सीधा सीधा लिमिटिंग रिएजेंट के कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे बी नजर आ रहा है, तो ये बहुत जरूरी जानकारी थी। तो ये जो है इसका 75% खर्च कर देना। ये कितना खर्च होगा स्टोइकियोमेट्री से पता कर लेना। इसका 75% खर्च करना और इसका बैलेंसिंग से पता कर लेना, खर्च कर देना, ठीक है। तो ए और बी के नए कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगे। वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगे, रेट लॉ लिखा हुआ है, के की वैल्यू पता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी भी आ जाएगी, ठीक है। यूनिट के अंदर एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है आपको। अगर यूनिट याद है ना कि एक यूनिट पहले पढ़ा बताई गई है जनरल यूनिट्स के अंदर, स्टार्टिंग पहले ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर के अंदर लिखवाया था, वहां से टैली कर लेना। मोलैरिटी पावर 1 - n होता है वहां पे, ठीक है। अगला सवाल करेंगे आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लस बी प्लस सी बनाता है प्रोडक्ट्स। ए प्लस बी प्लस सी बना रहा है प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये रिएक्शन हो रखी है और अपने को इसके अंदर जो डेटा दिया गया है, अब वो डेटा डायरेक्टली नोट करते हैं। 5 कॉलम बनेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर का कॉलम इधर रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स के अंदर बात करें तो ये यूनिट मोलैरिटी, 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 मोलैरिटी पर सेकंड। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। आप डेटा प्लग कर देते हैं। क्वेश्चन जो नीचे लिखे हैं वो करने सारे ना, इसके अंदर जो नीचे टेबल के नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं वही अटेम्प्ट करने। तो डेटा है हमारे पास में, मैं ए का पहले लिख देता हूं। आप लोग थोड़ा रुक के नोट करना ना, आप लोग थोड़ा रुक के नोट करना। 12 21, 11 21, 12 12, 0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, ठीक है। कोई बात नहीं, अगले वाले में अटेम्प्ट कर लेना, सॉल्यूशन बता दिया तो। रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे सवाल रिपीट कर लो।
इधर पावर कुछ आने वाली ना, अभी तो मैंने ऐसे छोड़ दिया ब्लैंक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इज दिस रिएक्शन एलिमेंट्री? अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है क्या? ऊपर रिएक्शन लिखी है ना। सेकंड क्वेश्चन बस यही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर प्रोडक्ट, ये डेटा है और अपने से पूछा गया ये सब। इसके अंदर सेकंड पार्ट बोल रहे तो इज दिस रिएक्शन एलिमेंट्री। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट वर्ड, यहाँ पे तो एलिमेंट्री लिखा है, अगर तुम इसकी बात करो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 75% कंप्लीट। देवेश ने आंसर रिपोर्ट किया है कुछ। देवेश ये अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सबके रेस्पेक्ट में निकाल लोगे, उसके बाद ही बात करते हैं ना। हर्ष ने, देवेश ने और आदित्य ने भी एक आंसर दिया। हर्ष और देवेश ने सारे दे दिए। हर्षित ने भी तीनों आंसर दिए हैं। दिव्यांशु ने भी तीनों दिए आंसर। चलिए देख लेते हैं। सब बच्चे इधर अब ध्यान से देखेंगे। पहला पार्ट बहुत सीधा सरल। जैसा मैंने बोला था कि आपको डिपेंडेंसी देखनी है तो सिर्फ एक को वेरी करो, बाकी को कांस्टेंट रखो। तो जैसे कि हम अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 देखें, 2 एक्सपेरिमेंट के अंदर बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। 2 और 4 में, सॉरी 2 और 4 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ हो गया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 4 पे यदि फोकस करें तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यहां से लेकर यहां तक हाफ हो गया। फैक्टर जो मल्टीप्लायर है वो हाफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो रेट पे जो भी फर्क पड़ा होगा बिकॉज ऑफ ए पड़ा होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये कई बार आपसे गलती करवाने के लिए वैसे कर सकते हैं कि यहाँ 10 की पावर डिफरेंट चल रही है, तो मेरा सजेशन ये कि इसको आप लोग एग्जाम में जब भी करेंगे तो ऐसा बना लेना, 10 की पावर -2 को 10 की पावर -3 कर दिया, सबकी पावर सेम है, बस अब आगे वाला नंबर ही देखना है। तो 1.6 से 16 कर दिया, तो 16 से 4 हो गया, यानी इधर की तरफ देखें तो ये फैक्टर क्या आ रहा है, 1/4। तो जब हमारे पास में ए का कॉन्सेंट्रेशन आधा होता है तो रेट 1/4 हो जाती है। और ऐसा देखना पसंद ना है डिविजनल फॉर्मेट, तो उल्टा चेक कर लो कि फोर्थ को सेकंड की तरफ देखें कि फोर्थ एक्सपेरिमेंट से सेकंड पे जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल हो रहा है और यहाँ पे रेट 4 गुना हो गई। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डबल पे रेट 4 गुना, यानी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आ गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए 2 आ गया। ठीक है, अब अपन बी का वेरिएशन देखते हैं, तो ए और सी को कांस्टेंट रख सकते हैं, ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो ए इन दो में कांस्टेंट है, इन दो में कांस्टेंट है, और ऐसा यहां पर कहीं नहीं बैठ रहा ना, तो अपन पहले सी का निकाल लेते हैं। ठीक है, ए और बी को कांस्टेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 में देखूंगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी 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 सॉरी, मुझे ए को कांस्टेंट रखना है और सी पे डिपेंडेंसी देख रहा हूँ ना मैं, तो बी को भी कांस्टेंट करते हैं अपन। एक्सपेरिमेंट पकड़ते हैं, कौन कौन से पकड़े, 0.1 0.1 0.1 0.1 1 एंड 4। ठीक है, तो 0.1 0.1 0.1 0.1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4 को ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 4 तक अगर हम देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डबल हो गया, तो यहां से यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी 2 टाइम्स हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ में अगर देखें तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डबल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। डेटा थोड़ा ज्यादा है तो बस उसका एक वो चीज, मतलब उसकी प्रेजेंटेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, अदरवाइज लॉजिक सारे वही लग रहे हैं। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सी 1 आ गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सी जो है 1 आ गया। ठीक, अब बी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो आप लोग जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 ले सकते हो।
है ना, 2 और 3। अब यहाँ पे एक नई तरह की बात हो रही है, तो बच्चे ध्यान से सुनना, आप सब बच्चे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में अगर मैं देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बदल रहा है, जो हम बदलना चाहते भी हैं क्योंकि इस पे डिपेंडेंसी देखनी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी भी बदल रहा है। अब इसके बदलने से हमें अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंसी का नेचर पता है फर्स्ट ऑर्डर का। तो जिसके बारे में डिपेंडेंसी पता है पहले उसका इंपैक्ट कंसीडर कर लो, ठीक है। तो अब सब बच्चे इधर इस चीज को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी घटना नई तरह की घटी है। ऐसा होता है कभी कभी कि हम सबको कांस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 इन दोनों को देखा जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, अब ये इधर वाले फैक्टर में मिटा रहा हूं ना कुछ, क्योंकि वो मिक्सअप हो रहा है। इसको इधर लिख दूंगा तो मैं यहाँ पे 1/4 का फैक्टर था इंटू 1/4। तो सी का कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां पे देखा जाए अगर, तो क्या हो गया है, हाफ हो गया। आप रिवर्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने हमेशा बोला वो इजी पड़ता है, अगर आपको ऑफकोर्स इजी पड़ रहा होगा कि इधर से उधर देख लो, तो यहां से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर मैं पहले सी का इंपैक्ट देखूं तो इसके डबल होने से, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, यानी कि जब ये डबल होता है तो रेट को डबल होना चाहिए। तो अगर आप यहां से यहां देखें तो रेट डबल हो रही है, यानी कि ये तो सी ने ही अपने दम पे इसको डबल कर दिया। तो अब बी का जो असर है, ठीक है, इधर से इधर देखा था तो अपन भी इधर से तो मार कर लेते हैं, थोड़ी जगह भी कम लगेगी इसमें, ठीक है। तो सी का कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट डबल, बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां पे हाफ हुआ है, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो रेट देखने को मिल रही है वो तो सी ने पूरी तरह से गवर्न कर लिए, ठीक। तो सी के कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने से रेट को डबल होना चाहिए था, और डबल वाली रेट ही हमारे को दे रखी है, यानी कि बी के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज 0, ठीक। तो कई बार मल्टीपल चीजें जब वेरी कर रही होती है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिपेंडेंसी पता है पहले उसके रेस्पेक्ट में देख लो। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ, एक हाइपोथेटिकल केस। सपोज ये 32 होता, सपोज यहाँ पर 16 की जगह 32 होता, है ना, केवल इस एस्पेक्ट को देखने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ 32 होता तो सी के कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे ऑर्डर 1 के आधार पे रेट को डबल हो जाना चाहिए था, ठीक है, यानी कि वो 8 से हो जाता हमारे पास में 16, लेकिन हमारे को कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, 32, यानी कि 8 से 16 तक तो ये पहुंचा देगा। उसके बाद वाला इंपैक्ट जो है वो बी की वजह से है। फिर हम बोलते हैं बी के कॉन्सेंट्रेशन के हाफ होने पे कॉन्सेंट्रेशन 16 से 32 यानी डबल हो गए, यानी वहां पर डिपेंडेंसी हाफ ऑर्डर की आ रही होगी, इनवर्स चल रहा होगा, उल्टा चल रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होगा, सॉरी -1 ऑर्डर आ रहा होगा, ठीक है। जब बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता है तो रेट दुगनी हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस चला जाता। हाइपोथेटिकल ऐसा होता नहीं, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आप लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सवाल हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, उसकी आप चिंता नहीं करें, ठीक। तो रेट लॉ यहां से आ जाएगा, ए की पावर 2, बी की पावर 0, सी की पावर 1। बाकी सारा पार्ट आगे का बहुत सीधा सरल है। क्या रिएक्शन एलिमेंट्री है, बिल्कुल नहीं है। एलिमेंट्री होता तो सबके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1 आता, ठीक, तो इसका आंसर नो। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट वो सब आप निकाल सकते हैं, आप डेटा प्लग करके हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाला पार्ट प्रॉपर होमवर्क हो गया अब आपके लिए। चलिए, हाँ, बी के रेस्पेक्ट के अंदर थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ है वो अलग से मेरे को एक बार पूछ लेना व्हाट्सएप पर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सबके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हम नहीं कर पा रहे हैं एक रिएक्टेंट को छोड़ करके, यानी 2 के वेरी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अपन डील कर लिया करते हैं, यहाँ किया भी है। थोड़ा सा आपको कम समझ में आया हो वो बच्चे अलग से पूछ लेना। फिलहाल तो टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट है, और हैप्पी रक्षाबंधन सभी बच्चों को, ठीक। चलिए, ओके, टेक केयर। BB3 अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, स्टार्ट कर दें।